जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय सामाजिक विज्ञान के टर्म 2 सेट 1 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। आपका इसमें प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, यानी आपके जो है 5 दूनी 10 मार्क्स हो जाएंगे इस सेक्शन से। आपका पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा जर्मन संसद का बुंडेस्टैग नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कि वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण, यानी उसका जुगाड़ करना और उसको बचाना संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। और ये जो है संसाधन में केवल पेड़ ही नहीं आते हैं, बल्कि इसमें जल, जानवर, पौधे, मृदा व चट्टान भी आते हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो इसका 2 आयाम निम्नलिखित है, जैसे जनसंख्या वृद्धि या परिवार का आकार में वृद्धि होता है। दूसरा है बेरोजगारी। आपको किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखना है, तो जनसंख्या वृद्धि दर और बेरोजगारी। अब इसका और जैसे हम लोग आयाम को देखते हैं, जैसे भूमिहीनता, निरक्षरता, बाल श्रम, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, ये इसके जो है बहुत सारे आयाम हैं। इसमें आपको किन्हीं 2 आयामों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो इसका आंसर होगा कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। जैसे जब किसी क्षेत्र में या राज्य में हम लोग का जो है आपदा आ जाता है, बाढ़ या कुछ ऐसे ही आपदा आता है, भूकंप, तब उसमें हम लोग इस काल में ये बफर स्टॉक का यूज करके उस समस्या को दूर करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि अधिकार एक कानूनी शक्ति है जो कि किसी व्यक्ति के पास अपने बेहतर अधिकारों से होती है और जिसकी मदद से वह अपने अधीनस्थों द्वारा की गई चीजों को प्राप्त करने में सफल होता है। ये एक कानूनी अधिकार होता है जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की शक्ति देता है उसको। अगला क्वेश्चन है आपका, मतदाता सूची क्या है? तो इसका आंसर होगा कि एक मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्राधिकार में विशेष चुनाव के लिए मतदान करने के लिए नामांकन किया है, उसे मतदाता सूची कहा जाता है। और इसका एक नोट पॉइंट है, भारत का चुनाव आयोग या एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर संशोधित करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। जैसे जब चुनाव आता है ना, तो 18 साल से ऊपर वाले आदमियों को इसमें जो है इस सूची में लगाया जाता है, उसका नामांकन किया जाता है कि ये 18 साल का हो गया है, इसका वोटर कार्ड बन गया है, अब इसका जो है मतदाता सूची में नाम चढ़वाया जाए। 7वां क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोध नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। तो और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। आपको जो है 8 से 14 तक, यानी टोटल आपके कितने 7 प्रश्न हैं, इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 के हैं, 3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके इस सेक्शन से। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो इसका आंसर होगा कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। इसी कारण वहां के आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता के आकलन के लिए एक सर्वमान्य सामान्य विधि
आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है, यानी कितना कमाता है वो और कितना खर्चा करता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसके आय या उपभोग स्तर को न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। उसका जो है उसको निर्धन माना जाएगा यदि उसका आय या उपभोग स्तर जो है न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं को एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। एक जो है मूल आवश्यकताओं का एक दिया गया समूह है, उसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, उस स्तर से अगर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाएगा तो वो जो है व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो इसका आंसर होगा कि इसमें उन खाद्यान्नों की खरीद की जाती है जो स्थानीय तौर पर अधिक पसंद किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार स्वयं भारत सरकार की ओर से धान और गेहूं को सीधे खरीद और लेवी चावल की खरीद करती है तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के तहत इन खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण का कार्य भी करती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? तो चुनाव को लोकतांत्रिक माना जाता है, इसका आंसर होगा चुनाव लोकतंत्र का आधार है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग बिना चुनाव के जो है लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक माना जा सकता है। चुनावों में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक एक वोट देकर बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस सब का चुनाव किया जाता है, यानी उस सब का चयन किया जाता है चुनाव के द्वारा ही। इसलिए चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न अधिकार है। यानी कहने का अर्थ है कि चुनाव जो है लोकतंत्र का एक आधार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ये जो अधिकार है इसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के उचित संरक्षण यानी उसके बचाव देने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी लेख दिए गए हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भारत की जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। पहला जैसे है स्थिति एवं अक्षांश से विस्तार, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियां और उसके बाद है स्थलाकृति, फिर है मानसूनी पवनें। ये सभी जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आपका जो है प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें जो है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो है आपके टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल जो है आपके जो है 15 मार्क्स हो जाएंगे इस सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। तो आपको जो है इसी प्रकार से पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है। ये आपको देखने में अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर जो है जो साइन करेंगे, चेक करेंगे, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला कारण है कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। जब युद्ध होगा तो लकड़ी का मांग बढ़ेगा, तो उसके कारण हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे। अब पेड़ काटेंगे तो पेड़ कहाँ से पाएंगे हम लोग? तो जंगलों में पेड़ पाए जाते हैं, अधिक से अधिक पेड़ वहीं पाए जाते हैं ना, तो अधिक से अधिक वन को भी हम लोग क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। दूसरा है युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। तो जब युद्ध होगा तो 2 देश लड़ेगा और दोनों देशों के बीच अब तो परमाणु और अणुबम छोड़ने लगा है, तो मिसाइल विसाइल छोड़ेगा तो वन क्षेत्र जो है अग्नि की भेंट में चल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा कारण है कि युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं ही जला डालती है। ये कम ही देखा जाता है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ में ना लग जाए और इसे जो है भस्म करो भागो नीति कहते हैं। ठीक है। ये एक बार इंडोनेशिया ने जापान के साथ लड़ते समय किया था। इंडोनेशिया के बीच शासकों ने यह नीति अपनाई थी, वे अपने वन संसाधनों को जापान के हाथों से जाने से रोकना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए
तीन निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इसमें जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के जो है बेरोजगार युवा है, शिक्षित बेरोजगार युवा, उसको जो है रोजगार का अवसर प्रदान करना था। तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण के क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर मिले थे और उसका लक्ष्य भी रखा गया था। तो आपको जो है तीन कार्यक्रम यहाँ है। पहला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी करता है। निर्वाचन आयोग की भूमिकाएं या फिर उनके कार्य जो हैं निम्न प्रकार से हैं। जिससे पहला है कि चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। दूसरा है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम का तय करना होता है। उसमें डेट फिक्स करना रहता है और उसी तरह से उन लोग का बहुत सारा काम रहता है। यह निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र ईपिक जारी करता है। ठीक है। तो ये जो है निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करता है कि किसका किसका वोटर कार्ड बन गया है, 18 साल हो गया है तो उसका मतदाता पहचान पत्र मिलेगा, उसको जो है वोटर कार्ड मिलेगा और उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, फिर जो है उसको वोट देने का मौका मिलेगा। अगला कार्य है इसका, यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदाता केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यक्रमों का प्रबंधन करना होता है। अब जैसे कोई आदमी है, मतदाता है, उसको मतदान करना है, तब उसका जो है केंद्र का निर्धारण करेगा। तो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, सामने ही उसका घर के आसपास में ही उसको जो है मतदाता केंद्र बनाएगा, वहाँ पर मतदान केंद्र, और वहीं पर उसको जो है वोट देने जाएगा वो। तो उसका निर्धारण करता है कि कहाँ कहाँ किसको किसको वोट देने जाना है। आगे जो है यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। इस राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्रदान करता है कि ये दल लड़ सकते हैं। उनमें संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उसके बाद उसको चुनाव चिन्ह भी देता है। निर्वाचन के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। और आगे इसका कार्य है, यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे, सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है। आगे इसका है, यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित भी करता है और उसकी निगरानी भी करता है कि कोई आदमी ज़्यादा खर्च ना करे, कोई राजनीतिक दल ज़्यादा खर्च करके अपने तरफ से वोट को ना ले। ठीक है। तो इसका निर्धारण भी करता है कि ज़्यादा खर्च का सीमा का निर्धारण करता है और उसका जो है निगरानी भी करता है कि जो है पुलिस उसका जो है देख रेख करता है कि किधर कोई मतलब कि पैसा वैसा तो नहीं बट रहा है ना इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि भारत में वर्षा ऋतु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं में से एक है। भारत में सामान्यतः रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी होती है तभी जो है वर्षा ऋतु आती है। दूसरा पॉइंट है, भारत में पवनाभिमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट है, इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है। जैसे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है उधर होती है पश्चिम घाटों तरफ जो है शुरुआत में। अगला पॉइंट है,
देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। देश के उत्तर पूर्वी भाग यानी मेघालय तरफ जो है ज़्यादा वर्षा होता है। जैसे मासिनराम, मेघालय का एक स्थान है मासिनराम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला पॉइंट है उत्तरी मैदान के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहां अक्टूबर नवंबर मास में भारी वर्षा का कारण है, जबकि इस दौरान सामान्यतः शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती है। अगला पॉइंट है इसका वर्षा ऋतु। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि वर्षा ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। वे इस ऋतु में खरीफ फसल बोते हैं, जैसे धान, वो जो है एक खरीफ फसल बोते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए भी वरदान होती है। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और जवानी आ जाती है। हमारे जो है पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। जब वर्षा काल होती है तब जो है पेड़ पौधे में पानी आ जाता है, पानी मिलता है उसको, तो वो जो है हरा भरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। तो यहाँ पर जो है आपको एक चित्र मिलेगा, उस चित्र में आपको 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को छायांकित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट के निचले हिस्से शामिल है। गीले पर्णपाती वनों इन क्षेत्रों की सबसे आम प्राकृतिक वनस्पति शामिल है। तो जो क्षेत्र बताया गया है तो इनमें जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी घाट का जो है निचला हिस्सा, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसको जो है आपको जो है छायांकित करना है इस प्रकार से। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है वो हमारा जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है और जो है उड़ीसा है, फिर जो है मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है और जो है पश्चिमी घाट तरफ है। इस साइड भी जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।